प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको नवमांश कुंडली से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देने वाला हूँ। कुछ ऐसे सूत्र बताने वाला हूँ जो इस बात को निर्धारित करेंगे कि आपका विवाह होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ आपके विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, विवाह को लेकर के आपके मन में विचार कैसे रहेंगे, इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से मैं आपको लगातार विवाह से जुड़े अलग अलग विषय से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं, जिसमें मैंने आपको नवमांश के लग्न से जुड़ी भी जानकारी दी है कि नवमांश के लग्न में किस तरह का लग्न बनने से, किस तरह की राशि बनने से आपके स्वभाव में विवाह को लेकर के क्या बातें आती है, वो आपको मैंने बताया है। अब उसी में एक स्टेप आगे बढ़ा करके नवमांश के लग्न के स्वामी की स्थिति और कुछ ग्रहों के प्रभाव से आपको ये कैसे देखना है कि विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, विवाह को लेकर के प्रभाव कैसा रहेगा। मैं आपको आज की वीडियो से जुड़ी जानकारी दूं, उससे पहले आप पूर्व की वीडियो से भी एक बार मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक बात समझने वाली है यहाँ पर, और वो प्रमुख बात ये है कि नवमांश कुंडली जो है, वैसे तो ये कुंडली चूंकि लग्न कुंडली के 9 बराबर भाग करके ये कुंडली बनती है, तो इसे केवल और केवल विवाह के लिए नहीं देखा जाता है, बल्कि नवमांश कुंडली आपके प्रारब्ध की कुंडली है। लग्न कुंडली के प्रभाव को तो आप ये बोल सकते हैं कि आप अपने जीवन की एक प्रकार से कार्य की स्थिति के चलते अपने जीवन में एफर्ट लगा करके उसके प्रभाव को चेंज करने का प्रयास करते हैं, और उसका प्रभाव चेंज होकर के आपको मिलता भी है। किंतु नवमांश कुंडली लग्न में बैठे हुए ग्रहों का फल बताती है। आपको किसी भी ग्रह का फल किस प्रकार से मिलेगा, लग्न कुंडली में जो योग बना है, क्या वही योग नवमांश में है? यदि होता है तो उसका प्रभाव आपको 100% प्राप्त होता है। अगर आपने ये देखा कि लग्न कुंडली में कोई योग बना है लेकिन नवमांश में उसकी पुष्टि किसी भी प्रकार से नहीं हो रही, पार्शियली रूप में भी नहीं हो रही, तो आप ये देखेंगे कि उस योग के बने होने के बाद भी आपको उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। हालांकि खैर ये विषय आज के टॉपिक से अलग है, लेकिन हाँ मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि नवमांश कुंडली केवल और केवल विवाह के लिए नहीं देखी जाती, और ना ही इस भ्रांति में रहे कि विवाह होने के बाद ही नवमांश का प्रभाव मिलता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। नवमांश कुंडली आपके जन्म के साथ में ही प्रभाव देने लग जाती है। हाँ, उसका प्रभाव आप किस दृष्टिकोण से, किस विषय के लिए देख रहे हैं, उस पर उसके प्रभाव में अंतर आता है। नवमांश कुंडली को प्रारब्ध की कुंडली भी कहा जाता है, वो आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव के स्वरूप में बनती है। लग्न कुंडली अच्छी दिख रही है, मतलब ऊपरी ढांचा अच्छा है, किंतु अंदर नवमांश खराब है, तो मतलब एक फल बाहर से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से सड़ा हुआ है। इस प्रकार आपको समझना है। अब खैर इसमें मैं आपको आज चूंकि विवाह से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं, तो बिल्कुल ये आपके मुख्यतः विवाह के लिए ही प्रभावित होंगी, विवाह के लिए ही देखी जाएंगी। अब इसमें एक बात समझिए, जैसे एक प्रश्न कई बार आता है कि अगर कोई लड़का या लड़की रिलेशनशिप में है, वो लिविंग रिलेशनशिप में है, तो भी क्या हम नवमांश कुंडली को उसमें कंसिडर करेंगे या उसका प्रभाव यहाँ पर मिलता है? विवाह के पहले किसका प्रभाव मिलता है? अगर हम जैसे जीवन साथी के लिए नवमांश कुंडली देखें, तो जो लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, या आजकल या विदेशी पाश्चात्य संस्कृति में तो ये भी स्थिति है कि विवाह ही नहीं करते, दोनों साथ में रहते हैं, तो क्या नवमांश का प्रभाव नहीं मिलता? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नवमांश कुंडली ये बताती है कि आप जब किसी भी व्यक्ति से, विपरीत लिंग से जब आप जुड़ जाते हैं, तो वो स्थिति नवमांश की, दोनों के जिस प्रकार के योग होते हैं वो एक दूसरे को प्रभाव देने लग जाते हैं। एक उदाहरण समझिए, किसी व्यक्ति के, वो लड़का हो लड़की हो, उसके लग्न का, नवमांश के लग्न का स्वामी अगर नवमांश के अष्टम भाव में है, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ जुड़ेगा, ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद से ही सामने वाले व्यक्ति को परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नवमांश के लग्न का स्वामी ही अष्टम भाव में चले गया या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिन जिन लोगों से जुड़ता है, जिन जिन लोगों से शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, उन सभी को परेशानी आती है। और ये बिल्कुल मतलब नवमांश के सूत्र क्या है ना, कुछ ऐसे सूत्र है जिनको आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारी कुंडली में लागू नहीं होता, या तो लागू होगा या फिर आपकी कुंडली गलत होगी। इसके अलावा यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि आप बोले ये लागू नहीं होता। हाँ, ये बोल सकता हूं मैं कि कुछ ग्रहों के कारण बचाव हो सकता है, पूरी तरह काट नहीं होगा।
कुछ स्थिति उसकी कम हो जाएंगी, बाकी इससे अधिक नहीं। तो ये बात का ध्यान रखना है। बाकी मुख्यतः आपको क्या देखना है, आइए मैं उस पर चर्चा करता हूं। देखिए, आपने ये तो देखिए कि आपकी नवमांश कुंडली आपके सामने है, नवमांश की राशि आपने देख ली, उसका प्रभाव आपने मिला लिया। अब आपको ये देखना है कि नवमांश के लग्न का स्वामी किस स्थिति में है। ये समझकर चलिए कि जितने भी वर्ग चार्ट होते हैं ना, उनका जो लग्न भाव होता है वो आपकी इच्छा दर्शाता है उस लग्न से, उस लग्न चार्ट से जुड़ी हुई। जैसे नवमांश आप जानते हैं विवाह के लिए देखा जाता है, तो नवमांश के लग्न की स्थिति इस बात को बताएंगे कि आपका विवाह के प्रति क्या व्यवहार रहेगा, क्या रुचि रहेगी, क्या इच्छा रहेगी। अगर नवमांश के लग्न का प्रभाव जो है वो पीड़ित है, यानी नवमांश के लग्न में कोई नीच राशि का ग्रह बैठा हुआ है, नवमांश के लग्न में पापक ग्रह आकर बैठे हैं जो उस भाव को खराब कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप एक बात देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम आएंगी विवाह की। या तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा ना हो, और इच्छा हो भी तो वो इस तरह की इच्छा हो जो अन्य से अलग हो, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से कार्य करने का व्यक्ति के मन में विचार हो। क्योंकि ये सारा प्रभाव क्या है, नवमांश के लग्न का है। नवमांश का लग्न पीड़ित हुआ, लग्न का मान लीजिए स्वामी, लग्न का स्वामी कहीं पर नीच राशि में है, लग्न पर पापक ग्रहों का प्रभाव है, या केतु विराजित है, या शनि विराजित है, या बुध विराजित है जो कि कमजोर हो रहा है, शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप देखते कि व्यक्ति की विवाह की इच्छा ही नहीं होती। फिर ऐसे व्यक्ति विवाह को टाल दे, न करे, वो भी संभव हो जाता है। नवमांश का लग्न क्योंकि आपकी विवाह को लेकर के इच्छा को दर्शा रहा है। अब लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में है, लग्न का स्वामी शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव भी सकारात्मक मिलता है। यहीं पर अगर आपको एक छोटा सा सूत्र बताऊं तो यह है कि अगर नवमांश के लग्न का स्वामी, लग्न में भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है, नवमांश का लग्न का स्वामी किसी शुभ ग्रह की राशि में है और शुभ स्थिति में है, कोई बहुत खराब स्थिति में नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह भी जल्दी होता है। नवमांश के लग्न पर शुभ प्रभाव, नवमांश के लग्नेश पर शुभ प्रभाव, वो शुभ ग्रह की राशि में हो, ये कॉन्सेप्ट अगर लागू होता है तो आप देखिए कि वैसे व्यक्ति का विवाह भी ठीक समय पर एक अच्छी आयु में हो जाता है, कोई बहुत देर नहीं होती, और विवाह की लिए स्थिति भी अच्छी होती है। उस व्यक्ति का विवाह को लेकर के स्वभाव और जो एक प्रकार से विवाह को लेकर, जीवन साथी को लेकर के जो विचार रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, वो अच्छी तरह से निभाकर साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, ये आप देख पाएंगे। अब यहीं पर विचार कीजिए कि मान लीजिए जो नवमांश का लग्नेश है वो कहीं पर पीड़ित स्थिति में है, वो स्वयं नीच राशि में है, उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति पहले तो विवाह को टालता है। कई बार मतलब टालता है, मतलब क्या है कि व्यक्ति कैसे भी ये सोच रहा है कि मतलब उसे कोई रिश्ता मिला, वो बोल रहा है कि नहीं इसमें तो ये कमी है, फिर दूसरा कोई रिश्ता मिला, नहीं नहीं इसमें तो ये कमी है, यानी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को वो निकालते जा रहा है, वो कुछ न कुछ उनको अलग करते जा रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जो अच्छे रिश्ते उस समय पर आए होते हैं उनको व्यक्ति निकाल देता है, और फिर बाद में क्या होता है कि जिस तरह का रिश्ता चाहिए होता है वो नहीं मिलता और अच्छा परिणाम नहीं मिलता, फिर सामने वाले इनको रिजेक्ट करते जाते हैं और फिर व्यक्ति की कहीं विवाह की बात नहीं बनती। जो मैंने आपको सूत्र बताए थे कि नवमांश के लग्न में शनि, केतु, बुध, इन जैसे ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का या शुक्र का, इस तरह का कोई प्रभाव लग्न लग्नेश दोनों पर ना हो, लग्नेश पीड़ित हो, नीच राशि में हो, खराब स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को विवाह करने में रुकावटें आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा व्यक्ति विवाह नहीं करता है या विवाह नहीं हो पाता है। ये बात आपको मैंने बताई थी। अब इसी में राशियों की भी आपको स्थिति ध्यान रखना है कि कौन सी राशि लग्न पर है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए थोड़ी मिक्स स्थिति हो, मिक्स स्थिति मतलब मान लीजिए लग्न पीड़ित है लेकिन लग्नेश की स्थिति ठीक है, व्यक्ति आनाकानी कर रहा था लेकिन रिजल्ट अच्छा मिल गया, व्यक्ति ने विवाह कर लिया। मान लीजिए लग्न पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, लेकिन व्यक्ति के जो लग्न के स्वामी थे वो किसी शुभ ग्रह की राशि में है, लग्न के जो स्वामी थे वो शुभ स्थिति में कहीं पर बैठे हैं, यानी लग्नेश अच्छा है बाकी सप्तम या लग्न दोनों खराब स्थिति में है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का विवाह तो होगा, व्यक्ति शुरुआत में टालेगा, मना करेगा या कोई ना कोई बीच में बाधा उत्पन्न होंगी, और बाद में जाकर के व्यक्ति फिर वो मतलब मैं कहूँ कि जब अन्य मना कर अब सोचेंगे कि अब इन्हें विवाह नहीं करना है, तब जाकर व्यक्ति हाँ बोले, तब जाके विवाह करे। ऐसी कुछ बातें एकदम एंड में देरी से विवाह वाला प्रभाव देखने को मिलेगा। यही स्थिति देखिए, लग्न ने तो बताया कि व्यक्ति के स्वयं का स्वभाव व्यवहार किस प्रकार का रहेगा विवाह को लेकर के। सप्तम का स्वामी ये बताएगा कि आप विवाह की स्थिति को कैसे मैनेज करते हैं, आप विवाह को किस प्रकार लेकर के चलते हैं।
अब सप्तम का स्वामी नीच राशि में हो तो मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इसका नीचा तो भंग नहीं हो रहा हो, ये पूरी तरह खराब स्थिति में जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे कि विवाह होने के बाद प्रॉब्लम आती है, या ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का विवाह बाद में विच्छेद हो जाता है, टूट जाता है, डाइवोर्स हो जाता है या अन्य किसी प्रकार से टूटे। लेकिन आप देख पाएंगे कि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, खराब स्थिति में हो, तो ये बात अधिक देखने को मिलती है। हाँ, अब इसमें विचार करने वाली बात है। जैसे आप तो कहेंगे कि फिर अगर जब ये होना ही है, सप्तम की स्थिति खराब है, आपकी सप्तमेश या लग्नेश आदि की स्थिति खराब है, आप कहेंगे कि अगर ये होना ही है तो फिर हम विवाह ही क्यों करें। देखिए, कुछ कुंडलियों में विवाह के योग होते हैं और वहां पर आप खुद से उसे रोक देंगे, खुद से उसे टाल देंगे, या आप सोच समझकर वो निर्णय लेंगे कि आप विवाह नहीं करना है कुंडली को देख करके, तो इसका मतलब ये समझिए कि आप परेशानियों को नोटा दे रहे हैं। क्योंकि एक बात समझ के चलिए, आपकी कुंडली के अंदर अगर विवाह के योग बने हुए हैं और फिर आप विवाह नहीं कर रहे, तो वैसी अवस्था के अंदर एक बात आपको समझनी है कि ये आपके परेशानियों को इस प्रकार बढ़ाएगा कि आपके जो कर्म इस जीवन के लिए निश्चित थे, आप उनसे अलग होकर कुछ कार्य करने के लिए विचार कर रहे हैं। जो जरूरी कर्म होते हैं, जैसे विवाह आदि का कुछ कार्य बोलिए, या अन्य कुछ ऐसे बड़े इवेंट जो जीवन में करना जरूरी होता है, अगर वो नहीं किया था तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम, उसकी एक श्राप आगे आने वाले जीवन में देखने को मिलती है। फिर वो इस जीवन में भी कुछ कष्ट के रूप में आएगा और फिर आपके अगले जीवन में भी आपको परेशान करेगा। तो इसलिए जरूरी क्या होता है, लग्नेश की स्थिति देखिए, नवमांश के लग्न का स्वामी शुभ स्थिति में है तो विवाह के योग है। अब यहीं पर आपने देखा कि बाकी कोई प्रभाव खराब नहीं है, राहु के अपने केतु का, बुध का, शनि जैसे ग्रहों का बहुत प्रभाव नहीं। अगर लग्नेश हो तो ठीक है, लेकिन लग्नेश आदि नहीं है तो फिर खराब स्थिति में समझ के चलिए। अब मान लीजिए नवमांश के अंदर गुरु और शुक्र दोनों के दोनों नीच राशि में है, तो भी खराब स्थिति, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या देगा ये। अब ये सब स्थितियां क्या करती है कि आपको विवाह को लेकर के असमंजस में डालती है। अगर नवमांश के लग्नेश अच्छा है, सप्तमेश अच्छा है, तो आप विवाह कीजिए, इससे आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। आप ये देख पाएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, आप एक सुखी और अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। जो अन्य समस्याएं होंगी वो प्रॉब्लम देंगी, लेकिन बहुत हद तक नहीं देंगी, और उसे कुंडली मिलान के दौरान ठीक किया जा सकता है। अगर लग्नेश की और सप्तमेश की स्थिति अच्छी हो तो। इन दोनों की ही स्थिति खराब है तो आपका स्वभाव ही परेशानी है आपके विवाह के लिए। आपको अपने स्वभाव में चेंजेस लाने होंगे। जैसे लग्नेश की स्थिति खराब है तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न का नवमांश है और सूर्य स्वामी है और सूर्य कहीं पर खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का इगोइस्टिक स्वभाव, स्वयं को बड़ा समझने का स्वभाव, यही सब समस्याएं देगा जो व्यक्ति के विवाहिक जीवन को खराब करने के लिए काफी होगा। इसीलिए क्या होता है कि अगर नवमांश के अंदर कोई ग्रह पीड़ित हो, जो लग्न का स्वामी हो वहां के, या सप्तम का स्वामी हो, तो आपकी प्रवृत्ति जो होती है जीवन साथी के प्रति वो खराब होती है और उस कारण से आपको प्रॉब्लम आती है। यही नवमांश के अंदर शुक्र मंगल हो, शुक्र राहु हो, चंद्र मंगल हो, ये इनमें से कोई योग बनता हो, तो आप ये देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति का विवाह इसलिए खराब होता है क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना रहती है, कहीं ना कहीं वो बाहर सुख देख रहा होता है और उसी कारण उसको परेशानी आती है। अब इसमें एक और बात समझने वाली है कि शुक्र राहु हो, शुक्र मंगल हो, तो इसमें यह भी संभावना बनती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी विपरीत लिंग के द्वारा अपमानित होना पड़े, सबके सामने बेइज्जती का सामना करना पड़े, या ऐसी उसकी व्यक्ति की, मतलब एक प्रकार से ये बोलिए ना कि व्यक्ति छुपा करके संबंध बना रखा था, बाद में वो चीजें सामने आ गई, व्यक्ति की बड़ी बदनामी समाज में हो गई। तो ये चीजें जब नवमांश के अंदर शुक्र राहु हो, शुक्र मंगल हो, कई बार शुक्र चंद्रमा में, लेकिन अधिकतर चंद्र मंगल में, ये बातें आप देख पाएंगे कि ये चीजें व्यक्ति को गलत मार्ग पर, गलत कार्यों क्यों ले जाती है। अब यहाँ आपको अपने कर्म का उपयोग करना है कि इन चीजों से बचना है ताकि आपको अच्छा प्रभाव मिल सके, अन्यथा फिर परेशानी आती है। अब इसमें एक और बात मैं आपको आखिर में बताता चलूं कि आपको अगर विवाह की ओवरऑल स्थिति देखना है तो कंक्लूजन आज की वीडियो का इतना समझिए कि नवमांश के लग्न की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, सप्तम की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, अगर ये चार में से जितने पॉइंट अच्छे होंगे उतना विवाह होने के लिए, विवाह की स्थिति के लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। लग्नेश की स्थिति विवाह के टाइमिंग के लिए आप देख सकते हैं, लग्न और लग्नेश की स्थिति अगर अच्छी हो तो आप ये देख पाएंगे विवाह समय से हो जाएगा, ठीक स्थिति से हो जाएगा। लग्न लग्नेश खराब स्थिति तो विवाह उतना ही देरी से होगा। अगर सप्तम सप्तमेश की स्थिति आपकी खराब है तो ये विवाह की क्वालिटी को खराब करते हैं, विवाह में मिलने वाले प्रभाव को खराब करते हैं। फिर ऐसी स्थिति में विवाह भले किसी भी समय पर हो लग्न के अनुसार, लेकिन जो आपके विवाह का जो परिणाम है, जो क्वालिटी है मैरिज की, उसमें परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और उसके लिए फिर आपको अपने स्वभाव में, अपने दिनचर्या में, जीवन साथी के प्रति अपने रवैये में आपको परिवर्तन लाना होगा, जिससे आपको अच्छा प्रभाव मिल पाएगा।
अब ग्रहों से भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब पिछली वीडियो में बहुत से दर्शकों ने कहा कि आप ये तो बता दें कि राशि, लेकिन अब ग्रह बताइए कौन कौन से ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं, केवल कुछ बेसिक सी जानकारी ग्रहों के नेचर से जुड़ी आपको बता रहा हूं। जैसे सप्तम में या लग्न में मान लीजिए सूर्य जैसा ग्रह है, सूर्य क्या दर्शाएगा कि जीवन साथी के अंदर डोमिनेशन वाला स्वभाव होगा, थोड़ा डोमिनेटिंग जीवन साथी होगा, अपने अनुसार काम करना चाहेगा। सप्तम में है तो पूरे गुण जीवन साथी में, लग्न में है तो आप जीवन साथी को उस तरह टेकल करेंगे, उस तरह हैंडल करेंगे। ये आपको समझना है। विस्तार से कभी आगे बता दूंगा, लेकिन बेसिक में इतना समझ के चलिए कि अगर नवमांश के सप्तम में मान लीजिए सूर्य विराजित है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा डोमिनेटिंग स्वभाव वाला होगा। साथ ही साथ आप ये देख पाएंगे कि वो अपने अनुसार काम करना चाहेगा, अपने अनुसार लेकर चलना चाहेगा। लग्न में हो तो व्यक्ति का स्वभाव जीवन साथी के प्रति ऐसा हो जाएगा कि वो जीवन साथी को अपने अनुसार लेकर चलना चाहे, उनके ऊपर रूल करना चाहे, वो बात आप देख पाएंगे। चंद्रमा चूंकि मूडी है तो परिवर्तन वाला प्रभाव आप जोड़ लीजिए, या मतलब छोटी छोटी बातें, या फिर चंद्रमा में जैसे शक करना, इस तरह का प्रभाव है। क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो ब्लेम लगवाता है, आरोप लगवाता है, तो उसमें स्वयं का स्वभाव भी होता है, जीवन साथी का स्वभाव भी होता है। ये बातें आप मैच कर सकते हैं। मंगल जैसा उग्र ग्रह होगा तो वो भी मतलब डोमिनेशन देगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा क्रोध की, जल्दीबाजी की, गुस्से की मात्रा बढ़ जाएंगी। यही मंगल अगर पीड़ित स्थिति में हो गया तो फिर विवाह के बाद मारपीट वगैरह जैसा प्रभाव जो आप देखते हैं वो आप देख पाएंगे। घर परिवार मतलब कलह की स्थिति हो, ये बात आप देख पाएंगे। फिर बुध हो जाए तो बुध कम्युनिकेशन वाला, अधिक बोलने वाला, या फिर नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, मतलब किसी के ना सुनने वाला, उस तरह का प्रभाव हो जाएगा। या बालकों जैसा गुण, बच्चों जैसा स्वभाव की जल्दी परिवर्तन कर लेना स्वभाव में, वो बात आप देख पाएंगे। शुक्र होगा तो आप ये बोल सकते देखो, अब लग्न में शुक्र होगा नवमांश के तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये संतान में दिक्कत देता है। और मतलब भले आप इसको कहे कि शुभ ग्रह है, अच्छा होना चाहिए विवाह के लिए, भले आप इसको क्वालिटी वाइज अच्छा देखिए, लेकिन संतान में प्रॉब्लम क्रिएट करता देखा गया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि शुक्र जैसा ग्रह अगर नवमांश के लग्न में हो तो जरूर अब ये सुंदर जीवन साथी देगा, विवाह के बाद धन देगा, ये सब बातों को आप जोड़ सकते हैं उसके शुक्र के गुण के अनुसार। गुरु जैसा ग्रह भी विवाह में लग्न में हो तो संतान में दिक्कत, या फिर ये बोल सकते हैं कि मतलब शारीरिक कमजोरी, जिसके भी अब लग्न में है तो स्वयं में, सप्तम में हो तो जीवन साथी में शारीरिक कमजोरी को दर्शाता है, जिसके कारण ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति का मतलब उतना रुझान न रहे। मतलब ये बोला जा सकता है कि व्यक्ति धार्मिकता की तरफ अधिक झुक जाए विवाह के बाद, और व्यक्ति का जो वैवाहिक सुख की तरफ रुझान होना चाहिए वो कम हो जाए। विवाह भले चलता रहे लेकिन विशेष कोई सुख वाली स्थिति न रहे। शनि जैसा ग्रह डीले वाला है, मतलब उदासीनता वाला ग्रह है, तो फिर इसमें मतलब आप ये देख पाएंगे एडजस्टमेंट, या फिर सब चलो ठीक है, एक उदासीनता वाला असर, वैरागी वाला असर, कि ज्यादा कोई वो नहीं। राहु केतु में, राहु आपको बहुत अधिक उसकी इच्छाएं देगा, केतु उसकी इच्छाओं को कम कर देगा। यानी जैसे लग्न में राहु होगा तो विवाह की बहुत अधिक इच्छा, अधिक पार्टनर बनाने की, अधिक लोगों से जुड़ने की इच्छा व्यक्ति की होती है। केतु होगा तो व्यक्ति नीरस है, दूसरों से कोई जुड़ने का कोई स्वभाव नहीं, अपने आप में रहना, अपने उसमें रहना, उस तरह की प्रवृत्ति बन जाती है। ये सारी की बातों को आप जोड़ सकते हैं। बाकी विस्तार हर एक ग्रह पे दिया जा सकता है, वो कभी आगे भविष्य में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज की वीडियो से आप देखिए किस प्रकार का प्रभाव आपको नवमांश का लग्नेश सप्तम सप्तमेश दे रहा है, किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है। वैसे तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था चतुर्थ भाव भी महत्वपूर्ण है। अब खैर उस पर कभी आगे विस्तार से, नवमांश का एक एक भाव महत्वपूर्ण है, उस पर खैर एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आज जो लग्न सप्तम से जुड़ी जानकारी दी है, इन पर आप एक बार विचार कीजिए कि आपकी कुंडली में किस तरह का है। इसमें आप टाइमिंग का भी एक बार देखिए, कुछ कुंडलियों पर लगाइए, या फिर अपनी स्वयं की कुंडली पर अगर विवाह हो चुका है तो लगा कर देखिए कि लग्न लग्नेश की स्थिति शुभ है, शुभ प्रभाव में है, तो विवाह जल्दी हुआ, देरी से हुआ, वो आप कहीं ना कहीं उस पर अपना विचार कीजिए। और फिर वीडियो में आप कमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपके नॉलेज के लिए अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होंगी, सही एक पता रहेगा कि क्या असर मिलता है उसका। बाकी तो मैंने आपको बताया है, आप मिलाकर देखिए। और कोई प्रश्न हो तो वीडियो में आप बिना किसी चिंता के कमेंट कर ही सकते हैं, मैं वीडियो के अंदर ही, या फिर आपको अन्य कोई आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको उत्तर अवश्य दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।